जय हिंद समाज पार्टी के महासचिव अरविंद निषाद जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप से बस सिंपल और सीधा बात है कि क्या फायदा क्या लाभ होगा जो संशोधन बिल हुआ है या एक पॉलिटिकल टूल्स है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी है। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो मुख्य लाभ का विषय है इसके ऊपर तो ये सरकार चर्चा ही नहीं करना चाहती। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। जातिगत जनगणना अगर ये सरकार सच में कराती तो इस देश में ये पता चलता कि कौन जातियां उपेक्षित हैं, कौन जाति के पास कितने संसाधन हैं, किस जाति के पास कितनी नौकरियां हैं, कौन सी जाति समृद्ध है, कौन जाति आर्थिक रूप से पीछे है। अगर वो सरकार अगर जातिगत जनगणना कराती तो ये पता चल जाता, उसके हिसाब से सबको व्यवस्था दिया जाता। लेकिन ये दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि हम ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं और ओबीसी समाज के हितैषी हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि इससे इस संशोधन से क्षणिक मात्र भी किसी को लाभ नहीं हो, किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। जो असल मुद्दा है, मैं ये चाहता हूं, ये डिबेट हम लोग कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि जो असल मुद्दा है, जो भी ओबीसी समाज के लोग हैं वो सब लोग इस चीज को समझें कि जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर लोग बात करें। और इसके ऊपर मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि जातिगत जनगणना को लेकर के आप भी एक मुहिम चलाएं, क्योंकि दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इस देश में हम लोग रहते हैं और सरकार बजट बनाती है और लोगों को पता नहीं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्या स्थिति है, ये पते नहीं। अंदाज के ऊपर 1931 में जो जनगणना हुई थी 52%, उसी के हिसाब से बनाया, उसी के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं मिलती है। तो सर उसके ऊपर भी एक डिबेट करिए। देखिए सर, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस आरक्षण का झुंझुना समाज को थमाया जा रहा है कि आरक्षण मिल जाएगा तो ये समाज बहुत विकसित हो जाएगा, तो आप हमको बताइए ना कि दलित समाज को आज देश आजाद हुआ तब से आज आरक्षण मिल रहा है, लेकिन भारत की घटना बता रहा हूँ, एक दलित का लड़का घोड़ी पर चढ़ करके शादी करने के लिए जा रहा था तो उसको घोड़ी से निकाल करके इतना मार गया कि आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है, चलने के लायक नहीं। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, पार्टी इसलिए बनाई जाती है कि पार्टी समाज को अधिकार देती है। आज यहाँ स्थिति देखिए क्या है, आज स्थिति इस समय यह है कि मैं अभी 69,000 भर्तियां आई थी। 69,000 भर्तियों में 22,000 ओबीसी को मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना? 18,000 लोगों को खाली भर्ती किया गया, 18 लोगों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब 3.5% वाला समाज को संगठित करके सबको समझा करके अपने पार्टी के नीचे ला करके सरकार बना सकता है, सरकार में हिस्सेदारी ले सकता है, तो यार हम लोग की समाज की आबादी मीडिया कह रही है कि 16% है, हम लोग किसी के पिछलग्गू लगे रहेंगे तो हमारे समाज को अधिकार मिलेगा? हम कहते हैं कि जब कहते हैं कि नहीं पार्टी अधिकार देती है तो सिस्टम कौन सा? अब तो दलाली का सिस्टम चल रहा है इस देश में। मान्यवर कांशीराम जी की बात कही जाती है, मान्यवर कांशीराम जी ने पार्टी बनाया और गठबंधन किया, ये नहीं कहा समाज के लोगों को इकट्ठा करके कि तुम जाओ फोकट में उसको वोट दो। मान्यवर कांशीराम ने गठबंधन किया, 5 सीट 10 सीट जो भी सीटें मिली उनको लेकर के लड़े, अपनी पार्टी को मजबूत किया उन्होंने। आज उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने अपने समाज के लिए तमाम अधिकार दिए जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग का दुर्भाग्य यही है कि हमारे देश में जो समाज के लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जब देश की आजादी की बात की जा रही थी तो एक गरम दल था, एक नरम दल था। यानी कांग्रेस जो थी वो नरम दल थी, वो इनडायरेक्टली अंग्रेजों की दलाली करती थी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको। तो गरम दल जो था, जो भगत सिंह का था, वो ये कहता था कि भैया देखो हमको संपूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हम तुम्हारे गुलाम नहीं रहना चाहते। तो वैसे ही देखिए हम लोग की पार्टी का सीधा मत है कि हमको भाई सत्ता चाहिए,
अगर 3.5% वाला इकट्ठा करके अपने समाज को कैटलाइज करके समझा करके सरकार बना सकता है, 11% वाला अपने समाज को इकट्ठा करके समझा करके सरकार बना सकता है, तो हम लोग भी 16% मीडिया कहती है 16% तबके के नीचे काम किया जाए ना, हम लोग भी उनको ईमानदारी से इकट्ठा किया जाए। जिस दिन हमारा भी बेटा कुर्सी पर बैठेगा, वो बैठ जाएगा तो किसी से भीख नहीं मांगना पड़ेगा। आज यह समाज सशक्त है तो ये बताइए कि उसको कौन सा आरक्षण मिल रहा है कि वो सशक्त हो गया? वो इसलिए सशक्त हो गया कि उसने अपने बेटा को कुर्सी पे बिठा दिया, वो कुर्सी पे बैठे, उन्होंने सारा अधिकार ले लिया, किसी से भीख नहीं मांगना पड़ा। तो इस तरह की जो राजनीति आज हमारे समाज को लोग ये सिखा रहे हैं लोग कि भिखमंगा बनो, जाके पिछलग्गू बनो, पीछे पीछे घूमो, तो हम लोग उस राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं। जय हिंद समाज पार्टी और नंदलाल निषाद जी यही एक बात कहते हैं कि अगर हमारी संख्या है और इस देश में संविधान है, संविधान ने सबको पार्टी बनाने का अधिकार दिया है, सबको अपने लोगों को इकट्ठा करके वोट लेने का अधिकार दिया है, तो उसका हम भी इस्तेमाल करेंगे और हम भी सत्ता तक जाएंगे। जैसे ओम प्रकाश राजभर, अभी उनकी बात मैं करना चाहता हूँ, बब्बन जी कह रहे थे, एनालिसिस की बात कर रहे थे, 7 लोगों से शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी, कोई एनालिसिस के लोग उनके पास नहीं थे, आज सरकार में वो पार्टी गई है। माधवन काशीराम चले, वो भी गरीब थे, साइकिल से चले, कोई एनालिसिस की टीम नहीं थी, लेकिन उनका इरादा था कि हमें उस कुर्सी पे जाना है, हमें मालिक बनना है, तो वो गए। वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर का लीजिए, 2% आबादी नहीं है उसके समाज की, लेकिन उसने भी गठबंधन किया, 4 सीट पे चुनाव लड़ा, 8 सीट मिली, 4 पे लड़ा, 4 जीता, और बीजेपी ने उसका काम नहीं किया, वो घूम घूम करके बीजेपी का विरोध करता है। तो हम कहते हैं कि गुलामी की राजनीति इनको करना है, इनको मुबारक हो, और ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं लिख के दे देता हूं आज। तो देखिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 75 सीटों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। अभी हम लोगों ने मीटिंग की थी, 10 तारीख को आपको भेजा था मैंने, हम लोग भी गांव गांव जाकर के कैडर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और गठबंधन हुआ तो ठीक है, नहीं तो 75 सीट पे लड़ेंगे, और कम से कम 20,000 25,000 जो भी वोट मिलता है, जब किसी को हराएंगे तब समझ में आएगा कि गठबंधन करना चाहिए, और तब जाके गठबंधन होगा। हम भी सीधा अपनी पार्टी के थ्रू जाएंगे, किसी गुलामी नहीं करेंगे सर, हम यही कहना चाहते हैं। जी जी जी।